नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं JK न्यूज़। मैं हूं बदरुल इस्लाम जाफरी। सीज़ फायर लैंड समानी सेक्टर के दौरे पर मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान। समानी हल्का आमद पर राजा खशनूद आज़म ख़ान की रिहाइशगाह डब सुंदवा में कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इनका इस्तकबाल किया। सरदार साहब, वेलकम करेंगे आपको JK न्यूज़ में। कल की जो ख़बर है यहाँ पर कि अल्ताफ़ अहमद शाह साहब भी शहीद हो गए तहाड़ जेल में। 5 साल कैदोबंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की, पूरी दुनिया उससे भी आगाह है, आप भी आगाह हैं। इस सारी सूरत हाल में इधर यहाँ पर जो आज़ादी का बेस कैंप है, यहाँ पर जो हुकूमत कायम की गई थी, बार बार मेरा यही सवाल होता है, तो क्या वजूहात हैं कि हम उस तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? और जो इस वक्त जो काले कवानीन के तहत वहाँ पर यासीन मलिक भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, दीगर हमारे जो हुर्रियत क़यादत है वो भी वहाँ पर उनको जो है गैर आइनी जो सज़ाएँ जो वहाँ पर सुनाई गई हैं, इस सारी सूरत हाल में हमें आगाह कीजिएगा। जी जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ज़िक्र किया है अल्ताफ़ शाह साहब का। अल्ताफ़ शाह साहब कैदोबंद की मुश्किलात से दो चार थे। सईद अली गिलानी मरहूम के दामाद हैं और उन्हें बड़ी देर से कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला थे, लेकिन उन्हें इलाज मालजा की सहूलत भी असर नहीं थी और इसी सारी कश्मकश में वो ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिस पर हमें अफसोस भी है। आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और दुनिया भर में उनका ग़ायबाना नमाज़ जनाज़ा अदा किया गया है और अदा किया जा रहा है। ये बात अपनी जगह बहुत अफसोसनाक है और तकलीफ़ देह है कि मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं, उन हालात में चाहिए तो ये था कि आज़ाद कश्मीर का भी ये इलाक़ा बेस कैंप की हैसियत इख्तियार करता। आज़ाद कश्मीर की तरजीहात में तहरीक आज़ादी कश्मीर सर फहरिस्त होती, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में आपने देखा है और ख़ास तौर पर जब से रियासत से बाहर की सियासी जमातों की दखल अंदाज़ी आज़ाद कश्मीर में शुरू हुई है, तो उसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तानी सियासी जमातों का सियासी अखाड़ा बना दिया गया है। ये पाकिस्तानी सियासी जमातों का बैटल फील्ड बन गया है। तलखी तुर्शी होती है हैदराबाद में, कराची में, सिंध में, पेशावर में, लाड़काना में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, और लड़ाई जो लड़ी जाती है वो समानी में और मीरपुर में और मुज़फ़्फ़राबाद में और आलाकोट में लड़ी जाती है। तो ये जो सूरत हाल है, इसका मुसलसल नुकसान पहुँच रहा है। जब तक सियासी जमातें, रियासत से बाहर की सियासी जमातें मौजूद नहीं थी, जब तक कायद आज़म की कश्मीर पॉलिसी पर अमल हो रहा था, उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप था और तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप को पाकिस्तान के तमाम लोगों की अखलाकी तायीद व हिमायत चाहिए होती है। अब ये मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान का कोई आदमी मसला कश्मीर को आज़ाद कश्मीर में अपनी जमात के नुक्ता नज़र से देखे, वो इसे कश्मीरियों के नुक्ता नज़र से उसे देखना चाहिए। और यही वजह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दानिस्ता कमज़ोर किया गया। माजी की हुकूमतों ने जब मसला कश्मीर में सौदेबाजी करना चाहिए तो उन्होंने सबसे पहले अपने रास्ते से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हटाने का फ़ैसला किया। एक मज़बूत आवाज़, ताकतवर आवाज़, मौसर आवाज़, काबिल कबूल आवाज़, 1932 से उठने वाली आवाज़, वो जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर किया गया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़कर बाकी जमातें बनाई गई। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आप गैर रियासती सियासत के असरात असम्बली के अंदर देखते हैं कि जो कुछ असम्बलियों के अंदर हो रहा है। हमारे यहाँ बड़ी शानदार रवायात थी, भाईचारा था, बाहमी एहतराम था, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम के मामला थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से असम्बली के अंदर जो वाक़ात हुए हैं वो भी आप देखते हैं कि कितने अफसोसनाक हैं, कितने तकलीफ़ देह हैं, कितने तशवीशनाक हैं। तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल आज सर नो तहरीक आज़ादी कश्मीर का और तहरीक आज़ादी का बेस कैंप बनाना पड़ेगा और पाकिस्तान के अकाबरीन को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि जिन सियासी गलतियों के नतीजे में बेस कैंप कमज़ोर हुआ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान पहुँचा है, उसका अजाला करना चाहिए। सरदार साहब, अजाला करना चाहिए। ये जो सारी जो वहाँ अब डेमोग्राफी अभी तब्दील कर दी गई है, आबादकारी शुरू है लाखों की तादाद में। अमित शाह ने वहाँ पर जो वज़ीर ख़ारजा है वहाँ के इंडियन, उन्होंने वहाँ पर का दौरा किया है। सारी सूरत हाल में आगाह कीजिएगा कि वहाँ क्या बनने जा रहा है और इस सारी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ के रियासती जो लोग हैं और आप जहाँ पर जो आवाम के नुमाइंदे हैं। देखिए, जहाँ तक मकबूजा कश्मीर का ताल्लुक़ है, मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब बिगाड़ा जा रहा है। 25-30 लाख लोगों को
जाली स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने आर्मी के अंदर, फोर्सेस के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, पुलिस के अंदर नौकरी की है, उन लोगों को वोट का हक दिया जा रहा है। बीजेपी की इंतहाई ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह श्रीनगर में आबादी का तनासब बिगाड़ के फिर पार्लिमानी तनासब, आबादी का तनासब तो एक बात हो गई, अब उन्होंने पार्लिमानी जो तनासब उसको भी बिगाड़ने की कोशिश की है कि जम्मू को 5 सीटें और मकबूजा कश्मीर को और वादी को 1 सीट दी है। तो उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह श्रीनगर में जो है वो एक आध बीजेपी का आदमी ऐसा कामयाब हो जिसके नतीजे में उसे वज़ीर आला बनाया जाए और वो 5 अगस्त 2019 से लेके बाद के तमाम इक़दामात को कश्मीर असम्बली से उसकी तौसीक़ करवाएं। तो ये बड़ी ख़तरनाक मूव है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें तो अपनी कामिल यकजहती का मुज़ाहरा करना चाहिए और कश्मीरियों की पुश्तबानी करनी चाहिए, पुश्तपनाही करनी चाहिए, यकजहती करनी चाहिए। लेकिन असल काम हुकूमत पाकिस्तान के करने का है, जो दाखिली तौर पर, इलाकाई तौर पर, ख़ारजी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मसला कश्मीर को ज़रूरतमंदाना तरीके से उठाए और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान ने जो इक़दामात किए हैं उनको रद्द करे। हम ये भी कर सकते हैं कि हिंदुस्तान ने आबादी का तनासब बिगाड़ा है, तो हम इस तरफ आबादी का तनासब ठीक करने की कोशिश करें। मसलन पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, महाजरीन जम्मू व कश्मीर हैं, ये कम से कम 25-30 लाख से ज़्यादा लोग हैं। इनका डाटा बेस करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बारे में ऐलान करना चाहिए कि वो जम्मू व कश्मीर का हिस्सा है और वो आबादी इस्तिस्वाब राय में शामिल होगी, उसका डाटा बेस करना चाहिए। जो कश्मीरी तारकीन वतन है, बैरूनी दुनिया में रहते हैं और कश्मीरी डायस्पोरा है, उसका डाटा बेस करना चाहिए। तो हमें जो उनका आबादी का तनासब वहाँ हिंदुस्तान ने बिगाड़ा है, उसके मुकाबले के लिए आबादी के तनासब को यहाँ ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइनली कश्मीरी है और ये इस्तिस्वाब राय में शिरकत का पूरा हक़ रखते हैं। इसलिए बेशुमार इक़दामात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की सतह पर किए जा सकते हैं और हमें करना चाहिए। सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे नाज़रीन हमारा जानना चाहते हैं कि एक हमारा मौक़िफ़ नहीं है, एक हमारा नज़रिया नहीं है, जिसकी वजह से तहरीक आज़ादी कश्मीर कोसों दूर होती जा रही है। इस पर बताइएगा क्या क्या अलाय अमल होना चाहिए? देखिए, ऐसे है कि नारा और नज़रिया एक बड़ी देर से एक चला रहा था, फिर कुछ अरसे से उसमें दूसरा नारा और नज़रिया भी आ गया। एक नारा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, वो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दूसरा नारा है JKLF का, जो है कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार। 2 नारे और नज़रिए हैं, तीसरा कोई नारा और नज़रिया काबिल अमल और काबिल कबूल नहीं है। हमारे नज़दीक तो काबिल कबूल सिर्फ इलाके पाकिस्तान है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो नेक नीति के साथ ये समझते हैं कि कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार की बात करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 से ये काम कर रही है। JKLF 1977 में बरतानिया में बना है, वजूद में आया है और 1977 से वो इस काम पर वो मामूर हैं। तो ये बात अपनी जगह ठीक है कि नारे और नज़रिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन JKLF के तमाम कारकुनान भी अगर आप गौर करें तो वो भी हिंदुस्तान के गासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं। वो भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की मौजूदगी के ख़िलाफ़ हैं। वो भी मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद चाहते हैं। इसलिए ये कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि हमारे नारे और नज़रिए मुख्तलिफ हैं। सारी दुनिया में लोग आज़ादी की बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, हक़ खुद इरादियत की बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, इस्तिस्वाब राय की बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान बुनियादी इस तरह के अमल के लिए वो बुनियादें, वो ग्राउंड्स मौजूद हैं कि जिस पर हम सारे मिलकर, आपको याद है कि 85 और 90 के दरमियान कश्मीर लिबरेशन अलाइंस बना था। उसके चेयरमैन मुजाहिद अव्वल सरदार क़य्यूम खान साहब थे और उसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं, सेक्रेटरी जनरल वो अमानुल्लाह खान साहब थे, JKLF के सरबराह। तो ये सारी जमातें मिलकर जो तहरीक आज़ादी के पर काम कर रही हैं, वो सारी अपने इस तरह के अमल से ये साबित कर सकती हैं कि ये जो हमारे अपने जमाती नज़रिए और नारे हैं, ये रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात 32 साल बाद होने जा रहे हैं, इसका बाकायदा शेड्यूल भी जारी हुआ। बाद में इसको जो है वो इसको शेड्यूल को तब्दील कर दिया गया। क्या समझते हैं कि बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये इक़्तिदार की निचली सतह मुंतकली होनी चाहिए? आप भी वज़ीर आज़म रहे, आपकी हुकूमत भी रही, आप भी इलेक्शन नहीं करवा सके, क्या कहेंगे? जी, ये बात ठीक है कि 1990 के बाद पहली बार बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं 30-32 साल के बाद, और ये एक मुश्किल मरहला है। इसमें कुछ जेन्युइन पेचीदगियाँ भी हैं, कुछ जेन्युइन रुकावटें भी हैं। हमारे दौर में भी जो मसला था
اس وقت یہ تنازع تھا کہ پاکستان میں ناظمین کا نظام تھا اور آزاد کشمیر میں ضلع کونسل کا نظام تھا، تو اس پر ہم اس کو یکجا کرتے کرتے ہمیں ٹائم لگ گیا اور ہم الیکشن نہیں کروا سکے. لیکن جو بھی وجہ ہو، الیکشن نہ کروانے کوئی اچھا عمل نہیں ہے، الیکشن ہونے چاہیے. ابھی سپریم کورٹ کا بڑا دباؤ ہے اور لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. زیادہ امکان یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول آ جائے. رہی یہ بات کہ الیکشن کچھ لوگ نہیں چاہتے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، سارے لوگ نہیں چاہتے. آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے اس مہینے میں ابھی دو ہفتے پہلے جو اپنے بلدیاتی جو الیکشن کمیشن بنائے ہیں، پارلیمانی بورڈ بنائے ہیں، جبکہ مسلم کانفرنس نے 3-4 مہینے پہلے اپنے پارلیمانی بورڈ سارے آزاد کشمیر میں بنا دیے تھے. تو اس لیے مسلم کانفرنس سندھ کے دل سے چاہتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں. اس میں کچھ جینوئن مشکلات موجود ہیں. مثلا یہ ہے کہ مردم شماری جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے کیا جانا ہے. مردم شماری نہیں ہے. بعض ایسے علاقے موجود ہیں جہاں آبادی 100 آدمی کی ہے لیکن ووٹ جو ہے وہ 150 آدمی کا درج ہے. یہ اس طرح کی خرابیاں ہیں. اسی طرح حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہیں. اسی طرح بعض جگہوں پر 1,500-2,000 ہزار آدمی کے وارڈ بنا دیے گئے ہیں اور جہاں پر ایک ممبر ہے. اب یا تو اس کو ملٹیپل وارڈ کیا جائے یا اس کی 2 وارڈز کی جائیں، چھوٹے وارڈز کیے جائیں. اب آبادی بڑھ گئی ہے. آج سے 20 سال پہلے جہاں 3 وارڈ تھے وہاں 1 وارڈ کر دیا گیا. تو وہ الیکشن کے سلسلے میں یہ باتیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. اس لیے سپریم کورٹ کو یا اعلیٰ عدلیہ کو ان ساری باتوں کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور انہیں الیکشن کمیشن کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ نیچے کی ساری ضروریات جو ہیں اس کو پوری کریں. لیکن سارے کہنے سننے کے باوجود میرا یقین ہے کہ بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو.